हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से। यहाँ पर एक छोटा सा कहानी दिया हुआ है कि अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो सारनाथ दिखाने के लिए क्यों बोला उन्होंने? तो सारनाथ किससे संबंधित है? आप सभी को पता है कि सारनाथ जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। प्रथम उपदेश दिया गया था। और अगर आपसे बहुत ज़्यादा अंदर जाकर के पूछ ले कि सारनाथ में कहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, तो वो था हरिड़वन। हरिड़वन में गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। अब आते हैं बुद्ध की कहानी पे। तो ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो आप सभी को पता है कि यही सिद्धार्थ जो आगे जाकर के गौतम बुद्ध बने। तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसको गौतम के नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर जैन दे देगा, बुद्ध दे देगा, और भी चीज़ें जो है एक दो उठा करके डाल देगा और नाम। जैन में से महावीर को डाल देगा वहाँ पर नाम, फिर आपका इसमें सिद्धार्थ दे देगा और एक दो नाम और। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आपको ये इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने 100 वर्ष पूर्व हुआ था। आपको बस ये ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था, वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ईस्वी दिया है या ईसा पूर्व दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको ये तो पता है कि 563 में हुआ था और जैसे ही हमको ऑप्शन में दिखा हम पूरा पढ़े नहीं, बस आगे का पढ़ लिया कि हाँ 563 तो दिया, यही सही है और उसी को लगा करके चले आए। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि ये ईस्वी है या ईसा पूर्व है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना देने की वजह से हमारे सिली मिस्टेक्स बढ़ जाते हैं और फिर क्या होता है, प्री का रिजल्ट रुक जाता है, कभी प्री हो ही नहीं पाता। और ऐसे ही अगर इन छोटी छोटी गलतियों से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके अगर अब बाहर हो जाते हैं, निकल जाता है, तो फिर हो गया आपका कल्याण। इंतज़ार कीजिए 1 साल और। तो आपको छोटी छोटी बारीकियों को भी पकड़ के चलना है कि क्या है इसके आगे, क्या नहीं है। आपको ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं, पूरे पढ़ने हैं। एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा है कि पूछ कर आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? वो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कि आप पढ़े हैं तो आप कोई टेस्ट लगाइए, डेली क्या जाता है आपका एक टेस्ट लगाने में, उठाइए। ऐसा भी नहीं है कि आप बैठिए तो मतलब 150 के क्वेश्चन पेपर होते हैं तो आप 150 भी लगा लीजिए, 50 कर लीजिए, आप सेक्शन वाइज कर लीजिए। आप कि कभी हिस्ट्री आपने पढ़ा, इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको लगा लीजिए। और मेरा तो मानना ये है कि आप लोग जितना हो सके, ये जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं और प्लस आपका यूपीएससी, आप इन्हीं चीज़ों को लेकर के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको अदर टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे भी आप टेस्ट लेते हैं और देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि यार ये फैक्ट पूछ कहाँ से रहा। अब उनका तो काम है टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस बनाना कि बच्चे पूरे का आंसर ना दे पाएँ। जब भी तो आपको लगेगा कि हाँ यार पेपर तो बहुत बढ़िया वो बना रहा है, मेरे से डील ही नहीं हो पा रहा है पेपर, इसका मतलब उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। कोई अच्छा बढ़िया नहीं होता है। सबसे जो बढ़िया तरीका है वो यही है कि जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को उठाइए, प्लस आपका यूपीएससी है उसको उठाइए। और ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्शन तक ही रुक जाइए। 4 ऑप्शन दिए हैं तो उन चारों के बारे में ढूंढिए कि अगर ये आंसर है तो ठीक है, इसका तो आंसर आपको मिल गया, उसके भी जड़ तक जाइए कि अगर ये आंसर है इसमें तो क्यों है।
क्यों है, कैसे है, क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें जानिए। बाकी जो 3 हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार सब कर लेना है। पहली बार में आप बैठिए, जो आंसर है पहले तो उसके बारे में आप सर्च कीजिए गूगल पे। आजकल तो सब कुछ पॉसिबल है गूगल के थ्रू, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं घर बैठे। कोई आपको फीस वगैरह दे करके कहीं जा करके लाइन तो लगानी नहीं है। तो आप सर्च कीजिए। सबसे पहले तो आप एक काम ये कीजिए कि उन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में आप उसको अच्छे से सर्च करके लिखिए वहाँ पर 2-4 पॉइंट्स कि क्यों है, कैसे हैं, आगे क्या हो सकता है। फिर जब आप दूसरी बार उस टेस्ट को सॉल्व कीजिए तो जिसका आंसर आपको पता है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है, उसको साइड में कीजिए और फिर उन ऑप्शनों को पकड़िए जो नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, अब उनके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए आपका इतना बढ़िया तैयारी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका मेंस भी होता रहेगा, क्योंकि जब आप कारण ढूंढेंगे तो कारण एक तो होगा नहीं, कई कारण होंगे। और आपसे यही पूछता है आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों है, अपने शब्दों में बताइए, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, समाधान कीजिए। तो जब आप कारण ढूंढेंगे तो उसके नीचे उसका समाधान भी दिया रहता है। तो इस तरीके से आपका प्री प्लस मेंस दोनों होगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका एग्जाम भी नहीं रुकने वाला। तो मेरे हिसाब से अभी तो बस आप इतना ही कीजिए। बाकी आगे इतना सब कुछ करने के बाद से बाकी आप अदर जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनको ले सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, कि अदर फैक्ट्स और क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड। जब जा कर के आप उस पर जाइए। पहले ऐसा नहीं है कि पहले आप यहाँ पर छोड़ दीजिए कि इसमें पूछा क्या है और इसको तो बाद में देख लेंगे, पहले इन टेस्टों को ही देखते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। आप जब बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन उठा कहाँ से रहा है, क्वेश्चन किस पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं। और जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपका नज़रिया उस हिसाब से काम करेगा, आपका माइंड उस हिसाब से काम करेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ पर देखा था, तो इसका मतलब कि इस टॉपिक से एग्जामिनर जो है वो हर साल क्वेश्चन उठा रहा है, तो आगे और किस क्वेश्चन के बनने की संभावनाएं हैं, ये चीज़ें आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाएंगे। और जब जाकर के आपको पता चल जाएगा कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और कोई भी चीज़ जब हम टेस्ट में सॉल्व करते हैं हमारा गलत हो जाता है और दूसरी बार जब वही चीज़ हमारे सामने आता है तो वो याद आ जाता है कि अरे ये तो चीज़ मैंने वहाँ पे पढ़ा था। इसका मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बस सबसे पहले आप लोग यही काम कीजिए। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी, और लुम्बिनी आपका कहाँ पर है, तो ये है नेपाल में। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आते हैं। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। अब जीवन में तेजी से परिवर्तन क्यों, अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है और साथ ही आपके जो है कि प्री के भी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो परिवर्तन क्यों, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। जब लोहे का प्रयोग बढ़ा तो क्या हुआ, भूमि अधिक उपजाऊ हुई, अधिक उर्वर कह सकते हैं, अधिक उर्वर हुई, उर्वर, जिससे क्या हुआ और क्यों हुई, तो जुताई, जुताई, जुताई बढ़ी। जुताई बढ़ी तो क्या हुआ, भूमि अधिक उर्वर हुई। फिर उत्पादन आपका बढ़ा, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, आपका अधिशेष ज़्यादा बचेगा, अधिशेष, अधिशेष आपका बढ़ेगा। और जब अधिशेष आपका बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आपका व्यापार होगा। व्यापार जब आपका अच्छा होगा तो फिर आपकी आय बढ़ेगी और जब आय बढ़ेगी तो फिर आपका क्या होगा, शिक्षा, तकनीकी, फिर आपका निवेश, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। नगरीकरण बढ़ेगा, नगरीकरण होगा क्योंकि झोपड़ी से लोग अब घरों पक्के मकानों में आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट करके जब आप चलेंगे तो आपका मेंस भी तैयार होगा और आपको सोचना भी नहीं होगा। अब देखिए, इस एक टॉपिक से जीवन में तेज़ी से परिवर्तन, तो इस एक टॉपिक से आपके कितने टॉपिक हो गए। अब अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से डायग्राम बना करके लिखते हैं कि हाँ या ये चीज़ें, आपके पास चलो टाइम नहीं है
जो क्वेश्चन आपका छूट गया है और कुछ इस तरीके का है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल ये हिस्ट्री में यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी में भी आ जाएंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि इकोनॉमी भी तो कृषि वगैरह से जुड़ा होता है, जीडीपी वगैरह से क्या होता है, यही सब होता है जीडीपी वगैरह में भी। तो एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट रहती हैं। बस आपको यही चीज़ सीखनी है कि हम चीज़ों को कनेक्ट कैसे करें, और जिस दिन आपने ये चीज़ें सीख लिया फिर आपका मेंस भी रुकने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेंस में हर चीज़ रट के इंसान जाता है, मेंस वही पास करता है जिसमें लिखने की कला होती है, और लिखने की कला आप में तभी डेवलप होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मत सोचिए आप कि और लोग कितने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, मेरे पे आ नहीं रहा है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। और एक बार आप स्टार्ट करके तो देखिए, आप खुद उनसे अच्छा लिखने लग जाएंगे। और वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप लिख करके उसको किसी कोने में रख दीजिए। भाई आगे जा करके आप भी तो भावी आईएएस आईपीएस वगैरह हैं, एसडीएम वगैरह हैं, तो आप भी किसी को बताने लायक रहिए कि हाँ जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं कुछ भी नहीं था। आपकी भी एक कहानी होनी चाहिए, आपकी खुद की कहानी होनी चाहिए, जो कि बताने में आपको अच्छा लगे, अपने आप पे गर्व फील हो, और दूसरे भी सुने तो ये सोचें कि सच में आपने मेहनत किया है। और इस मेहनत का जब आपको फल मिलेगा, जब रिजल्ट मिलेगा, तो इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और जो आनंद की अनुभूति आप करेंगे शायद कोई नहीं कर पाएगा। तो आप पेन उठाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करनी है, अपनी दिनचर्या को ही लिखिए कि आपने आज पूरे दिन में क्या किया, उसको लिख डालिए पूरा। धीरे धीरे करके आप में डेवलप होंगी चीज़ें लिखने की। और कोई भी क्वेश्चन उसको उठाइए, थोड़ा बहुत ही आ रहा है उसको लिखिए, नहीं आ रहा है टॉपिक पे जाइए, पढ़िए, वहाँ से लिखिए। धीरे धीरे करके जब आप लिखने लग जाएंगे, फिर आप उस पेज को फेंकिए मत, उसको एक फाइल में रख लीजिए अच्छे से, उसको एक अलमीरा हो तो अलमीरा में रखिए उसको। और जब आप धीरे धीरे लिखते जाएंगे और खुद की कॉपी जब बाद में उठा करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, खुद ही कमियां ढूंढने लग जाएंगे आप कि अरे ये तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं था जब लिखना स्टार्ट किया, तो मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी जब लिखना स्टार्ट की। तो ये भावनाएं जब आती हैं मन में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अपने आप को इस तरीके से निखारिए, इस तरीके से अपने आप की अलग पहचान बनाइए कि दुनिया आपको पहचाने। और ये तभी होगा जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, जब पेन उठाएंगे, जब भी पॉसिबल है। अदरवाइज आप कितना पढ़ लीजिए कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं कि जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था, बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जैसे कि इसकी बात कर रही है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, हमने देखा था एक तो बिंबिसार को, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, ये इनके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर भी चीज़ों को बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जा करके देख लीजिए, क्योंकि जब हम पिछले चैप्टर को समझेंगे तो ही अगले चैप्टर को हम अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो तीसरे को देख लिया, फिर पहुँच गए छठे पर से फिर पहुँच गए पहले पे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी देखिए बिल्कुल एकदम क्रम से देखिए, क्रम वाइज देखिए, जब भी आपको फ़ायदा मिल पाएगा इसका, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, इसका भी आप अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शक्तिशाली, सब कारण ये उठाकर डाल दीजिए। अब परिवर्तन पूछे या शक्तिशाली पूछे तो आप दोनों का आंसर यही होगा। शब्द चेंज कर सकता बट आंसर यही रहेगा, क्योंकि वो अलग से तो इसमें चेंज कर नहीं सकता। अब लोहे की जगह पत्थर तो आएगा नहीं, अब पत्थर के बाद लोहा आया है तो लोहा ही रहेगा, अब लोहे से ही परिवर्तन आया है तो लोहा ही तो रहेगा यहाँ पे। अब इतिहास तो जा करके बदल नहीं सकते। तो आप चीज़ों को, क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ पूछ क्या रहा है। आंसर्स एक ही होते हैं, लेकिन बस शब्दों का खेल होता है कि आप शब्दों को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। अब या तो ये पूछे कि उस समय के राजा इतने शक्तिशाली क्यों हुए थे, तो भी कारण ये दे दीजिए, या फिर जीवन में तेजी से परिवर्तन हुआ उसके कारण क्या थे, तो भी आप यहाँ पर ये दे दीजिए। दोनों का आंसर सेम है, बस यहाँ पर चेंजेस हैं कुछ थोड़े से। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, यानी पहले क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा प्रथम नगरीय सभ्यता थी, आप सभी को पता है। तो ये जो नगरीकरण हुआ था ये सेकेंड था, ये सेकेंड था, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब मेंस के भी यहाँ पर क्वेश्चन बता देगा कि यहाँ पर डाल देगा, अगर क्वेश्चन अगर आपका बना दे कि 600 BC से लेकर के आपका और 200 BC तक नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण के उद्भव के कारण बताइए। तो आप क्या बताएंगे, यही सारी चीज़ें लिखेंगे इसमें। या फिर आपको यहाँ पर पूछ लेगा कि 600 BC से 200 BC तक के जो शासक थे वो शक्तिशाली शासक वर्ग के रूप में क्यों उभर कर सामने आए, ये आपसे पूछ सकता है। ये सेंटेंस वहाँ पर आपको दे देगा। या फिर ये दे सकता है कि 600 BC से 200 BC तक जो जीवन था उसमें तेजी से परिवर्तन हुआ, उसके क्या कारण थे। तो देख सकते हैं आप 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके यही हैं। तो जब इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके समझ के पढ़ेंगे आप, तो आपका मेंस नहीं रुकने वाला, किसी भी कीमत पे नहीं रुकने वाला। फिर देखते हैं कि गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब मैंने वही बताया आपको कि गांव में तो भी बदलाव तो आएगा ना, क्योंकि गांव अब किधर जा रहा है, नगरीकरण की तरफ जा रहा है। क्योंकि पहले अगर कोई वो जो होता है मड़ई का घर होता है, मड़ई कहीं कहीं उसको छप्पर का भी घर बोलते हैं। तो वो जो घर होता है, आपके पास कुछ अधिशेष हुआ, आपका चलो बढ़िया कृषि हो गई, या आपका फ़ायदा हुआ किसी बिजनेस में, आप कुछ छोटा मोटा कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हुआ आपका, तो हर इंसान चाहेगा कि हम इस छप्पर वाले घर से निकल करके पक्के मकान में जाएं। तो धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो वो यही बात कर रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। यह आपका पीटी का क्वेश्चन है। एक तो बुद्ध क्षत्रिय भी थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 35 वर्ष की आयु में ही, यहाँ पर युवावस्था बता रहा है, तो ये 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए थे। और घर त्यागने को, गृह त्यागने को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं गृह त्याग को, यही समझ लीजिएगा आप लोग, गृह त्याग है इसका मतलब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, महाभिनिष्क्रमण, ये गृह त्याग को बोला जाता है। बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और ये जो घर त्यागे थे वो 29 साल, यहाँ पर 35 बोलती मैं, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किए थे। 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था निरंजना नदी पर। निरंजना नदी पर बैसाख पूर्णिमा के दिन, ये भी पूछ सकता है आपसे, बैसाख पूर्णिमा के दिन। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि इनका जो जन्म था वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी जो मृत्यु थी, जो महापरिनिर्वाण हुआ था इनका, वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए बैसाख त्यौहार मनाया जाता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। इतने फैक्ट्स आपको प्री के हिसाब से ध्यान रख लेनी है। फिर है कि अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अब यहाँ पर इस जो ये छोटी सी चीज़ है यहाँ पर कि अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से समझे तो इसका मतलब कि इसका यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं, तो इसका एक तो आप यूज कर सकते हैं एस्से में, सेकेंड यूज कर सकते हैं आप GS4 एथिक्स में, GS4 पेपर में, GS4 में इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे आप सभी को पता है कि किसी कोटेशन या किसी व्यक्ति के विचार, कोटेशन वही, या किसी की भूमिका
या रिपोर्ट, इसके अनुसार जिस तरीके से जो पूछा है उसकी प्रकृति क्या है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप आराम से इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एक बुद्ध का कोटेशन लेकर के आप इस चीज़ को दे सकते हैं। जैसे कि बुद्ध का एक कोटेशन है, अभी उसको हम नीचे देखेंगे कि बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि जीवन का जो कष्ट है, हमारा जो जीवन है वो दुखों से क्यों भरा है, क्योंकि हमारे मन में इतनी इच्छाएं, इतनी लालसाएं हैं कि उनके वजह से जो हमारा जीवन है वो दुखमय है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को त्याग करने के लिए उन्होंने स्वयं रास्ता ढूंढा था कि शांति उन्हें कहाँ मिलेगी। तो इस कोटेशन से भी आप किसी एस्से को स्टार्ट कर सकते हैं। GS4 में अगर क्वेश्चन बनाए कि आपको किस विख्यात व्यक्ति ने, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ GS4 का क्वेश्चन अगर आपसे बना रहा है कि आपको किस विख्यात व्यक्ति ने प्रभावित, पूछा भी है ये एथिक्स में, प्रभावित किया, तो आप आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं कि एक तो ये इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने गृह त्याग किया। इनको एक कहते हैं ना कि दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर भी ये चले आए, जो कि आप सभी को पता है कि सार्वभौमिक सत्य है कि एक बात के लिए उसका बेटा कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना मोह होता है उस बच्चे का अपने माता पिता से, बट ये उस मोह को भी त्याग दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति स्वयं के बनाए गए रास्ते पर चल करके प्राप्त की थी, यानी इन्होंने रास्ता स्वयं ढूंढा था, किसी का हेल्प नहीं लिया था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ठीक इसी प्रकार से जिस दिन आप स्वयं रास्ता ढूंढ लेंगे कि UPSC चाह क्या रही है आपसे, तो उस दिन आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद उस चीज़ को इतने अच्छे से कर पाएंगे जो शायद अगला बंदा भी आपको ना बता पाए। ठीक है। और ESC में अगर हम देखें तो अगर पर्यावरण से पूछा है तो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे कि इस पृथ्वी पर, यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे भूमिका देकर के इस तरीके से कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन आवश्यकता हेतु हैं, लालच हेतु नहीं, यानी लालच के लिए नहीं। ठीक है, ये लिख करके आप सीधे यहाँ पे जोड़ दीजिए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, या ये कह सकते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, और इसका कारण क्या है, तो वह है इच्छा और लालसा। और जब तक इन चीज़ों का त्याग नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं होंगे, या पर्यावरण संतुलन जो है वो हमारे पक्ष में नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कहीं की भी चीज़ कहीं ले जा कर डाल सकते हैं। आप आसानी से कोई भी जो एस्से वगैरह होता है उसकी कहीं से भी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें जब आपका जितने GS4 तक ये हो जाएंगे आपके, प्लस आपका जो ऑप्शनल है वो हो जाएगा, करंट में 1-2 घटनाएं एग्जाम्पल्स जो हैं उसको आप ले लेंगे, तो आपका एस्से तो ऐसे ही तैयार है। अलग से ऐसे तैयार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे, आपका एस्से ऐसे ही तैयार है। फिर है कि निश्चय किया, यानी स्वयं रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो यहाँ भी आपका PT का फैक्ट है कि इसके लिए उन्होंने बोध गया कहाँ पर है, एक तो ये सबसे आपको ध्यान रखना है, हालांकि सबको पता होगा, बाकी जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो वो देख लेंगे। ये बिहार में है, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिन तक तपस्या की। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC में। वहाँ पर बरगद, नीम और भी 1-2 पेड़ हैं, उसका नाम दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ये पीपल का वृक्ष था, इनके नीचे कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो आपको एक लोकेशन ये ध्यान रखनी है कि सारनाथ आपका कहाँ है, तो वो है वाराणसी, यानी उत्तर प्रदेश, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था कुशीनारा। ये कह सकते हैं महापरिनिर्वाण
निर्वाण। ये हुआ था आपका कुशीनारा में। तो इतनी सारी चीज़ें आपके यहाँ से निकल के आ गई। फिर आगे आते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ, जो मैं ऊपर बोल रही थी वही चीज़ है यहाँ पर, कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि जब इंसान 8,000 कमाता है तो भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है, तो उसमें वो मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर उसकी सैलरी 50,000 भी हो जाती है तो भी वो सोचता है कि पूरे नहीं हो रहे हैं, वो और आगे बढ़ता है और सुख सुविधाओं की तरफ जाता है। तो यही बातें की जा रही हैं कि ये कभी पूरी नहीं होती। तो ये कह रहा है कि लालसाओं का इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसे कि साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए, अब सोच रहे हैं कि 4 व्हीलर ले, 4 व्हीलर से हेलीकॉप्टर पे चले जाते हैं। तो वही चीज़ है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तृष्णा कहा। ये आपको एक प्रिलिमिनरी का फैक्ट है यहाँ पर कि इन लालसाओं, इच्छाओं और लालसाओं को बुद्ध ने क्या कहा, तो उन्होंने लिप्सा कहा। लिप्सा का मतलब होता है तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ये भी आप ऐसे में कोट कर सकते हैं कि आत्म संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति मिल सकती है। यानी सतत विकास कह सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिल सकती। ये आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह, कि आपकी आवश्यकताएं अगर बढ़ जाएं तो आप क्या करेंगे। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आत्मसंयम अपना करके आप चीज़ों को कंट्रोल कर ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल आपका एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की तरह ही पढ़िए आप, फैक्ट है तो फैक्ट ही रट के चले जाइए। नहीं, इसके अंदर तक जाइए, तह तक जाइए और सोचिए कि आप इस चीज़ को और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। या फिर ये आपका पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करेगा। तो इस तरीके से आप जोड़िए। आगे है कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसका मतलब कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यहाँ पर देखिए, आप कह रहे कि वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन, और बाद का जीवन क्या है आपका, वही पुनर्जन्म। ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी कि सामान्य लोगों की समान लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा वो कर दिया है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। तो ये आपका पीटी का फैक्ट है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी, पाली या प्राकृत या अर्धमागधी। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब जाहिर सी बात है, जहाँ की भाषा को लोग समझेंगे, अगर आप कहीं डीएम बन के जाते हैं किसी ऐसे स्टेट में, वहाँ पर अगर आपको भाषा ही समझ में नहीं आएगा तो लोगों की परेशानी आप क्या समझेंगे। तो आपको सबसे पहले, और आप कुछ बोलेंगे, मान लीजिए आप यूपी के साइड में गए, वहाँ लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, आपको भोजपुरी बिल्कुल नहीं आ रही है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो क्या समझेंगे बेचारे। तो ना तो वो आपकी बातों को समझ पाएंगे, ना आप उनकी बातों को समझ पाएंगे। और समझने के लिए वो तो इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, आप ही को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ के लैंग्वेज को सीखनी पड़ेगी ताकि वो लोग उस चीज़ को समझ सकें। फिर है कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। यानी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, खुद भी सोचो आप कि अगर बुद्ध के द्वारा ये शिक्षाएं दी गई हैं तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें वो बोल रहे हैं कि अपने विवेक से भी इसको सोच विचार करें, मापें।
आगे देखते हैं। ये किस्सा गोमती की कहानी है। इसको आप ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। इसका मतलब कि यहाँ पर आप एसएमएस को बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे हो, किसी भूमिका, रिपोर्ट, कोटेशन या कोई श्लोक, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो इस कहानी के माध्यम से आप कर सकते, जैसे कि एक ऐसे पूछा गया था यूपीएससी में, वही ऐसे था कि सत्य जिया जाता है, जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। तो इस कहानी के माध्यम से बुद्ध जो थे वो किस्सा गोमती को सत्य जीने का वो बता रहे थे कि यही सत्य है, इसको अपना करके आपको जीना पड़ेगा। और मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है, जो भी धरती पर आया है उसको एक न एक दिन जाना है, और यही सत्य है। तो इस कहानी के माध्यम से आप इस एस्से को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपको एग्जामिनर स्टार्टिंग करने के ही जो तरीका है आपका, स्टार्टिंग अगर आप इस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे तो पहले ही वो खुश हो जाएगा, फिर उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ, बच्चे में समझ कितनी है और कहाँ से चीज़ों को ला करके बच्चे ने लिंक कर दिया। तो किसी भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, वहाँ से सीखिए, और जब आप सीखेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें कहाँ पर हमको ले जा करके रखनी है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर किस तरीके से स्टार्ट करनी है, आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। अब आते हैं उपनिषद पे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। तो यहाँ पर आपको उपनिषद में ये कहा गया है कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ यही एक फैक्ट याद करने की ज़रूरत है। बाकी मेंस में कैसे इसको करेंगे भी हम नीचे जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ से आप समझ जाएंगे कि मेंस के लिए किस तरीके से इसमें से वो निकालने हैं, आपको फैक्ट, तथ्य निकालने हैं। सॉरी, फैक्ट तो निकल गया आपका, एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ है कि ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये भी आपका पीटी का हो गया फैक्ट। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये प्रस्तुत किए गए हैं। फिर आते हैं बुद्धिमान भिखारी। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आगे कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, यानी अधिकांशतः इस चर्चाओं में जो भाग लेते थे वो ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यानी किसमें, तो उपनिषद की बात कर रहा है, उपनिषद में जो भाग लेते थे उसमें।
कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गार्गी जो कि स्त्री थी, इसमें ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का बिल्कुल ही एंट्री नहीं था, ये भाग ले सकती थी। जैसे कि एग्जाम्पल आप दे सकते हैं गार्गी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद था, निर्धन व्यक्ति भी हिस्सा लेते थे वाद विवाद में जो भी चर्चाएं होती थी। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, यानी गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा विद्यार्थी के रूप में सत्यकाम जबाल को स्वीकार किया गया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब यहाँ से आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, यहाँ से तो बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ का भी ले लेते हैं। तो उपनिषद यहाँ पर लिखना, उपनिषद और सीधा आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है और ऐसे करके लिखते जाना है आपको। उपनिषद का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर जो दिया है ये गुरु के समीप बैठना। एक तो आप यहाँ ये लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वैदिक ग्रंथों का, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, वैदिक ग्रंथ क्या है, ये पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, वहाँ पर आप लोग जा करके देख लीजिएगा। फिर है उपनिषदों के विचार जो है, विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ये आपको लिखना है। फिर है कि उपनिषद में, यानी यहाँ पर उपनिषद तो है, इसमें गार्गी जैसी स्त्री विचारक के शामिल होने का उल्लेख है। फिर निर्धन व्यक्ति भी सीमित मात्रा में, कह सकते हैं सीमित मात्रा में भाग लेते थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंदी था, भाग लेते थे। सीमित नहीं, यहाँ पर कह सकते बहुत कम मात्रा में भाग लेते थे। फिर यहाँ पर आप लिए सत्यकाम जबाल, ये क्या था, प्रसिद्ध जबाल का प्रसिद्ध अपवाद उपनिषद में दिया गया है, उपनिषद में ही। फिर सत्यकाम जबाल नाम किसके नाम पर पड़ा, दासी के नाम पर नाम पड़ा। और ये सत्यकाम जबाल जो थे वो गौतम ब्राह्मण के शिष्य थे। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है, बस इतना ही करना है। बहुत पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा सत्यकाम जबाल का प्रसिद्ध अपवाद किसमें निहित है, उपनिषद में है। सत्यकाम जबाल का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो दासी के नाम पर पड़ा। सत्यकाम जबाल किसके शिष्य थे, तो गौतम ब्राह्मण के शिष्य थे।
यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देगा, ये उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। विचार समानतः किस में होते थे, तो वार्तालाप के रूप में होते थे। यह कह देगा कि इसमें इन चर्चाओं में स्त्रियों का आना निषिद्ध था, लेकिन निषिद्ध नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्पल देंगे आपकी नई गार्गी तो थी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। अब ये है व्याकरणविद पाणिनि। तो आपको बस ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। बस ये रखना, संस्कृत भाषा में इन्होंने व्याकरण की रचना की थी। बस आपको इतना ही यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। आगे आते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब ये भी क्षत्रिय थे, लेकिन ये लिच्छवी कुल के थे। और ऊपर हमने बुद्ध को देखा, महात्मा बुद्ध, वो शाक्य कुल के थे। फिर है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। और ऊपर हमने देखा महात्मा बुद्ध को, तो वो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। यानी 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की इन्होंने, जब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध के द्वारा 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था। इसका मतलब कि 6 साल उन्होंने कठोर तपस्या की थी। तो 6 का डबल 12, तो 12 साल कठोर तपस्या किया था महावीर ने, और वर्धमान महावीर के द्वारा किया गया था। और 6 वर्ष का जो तपस्या किया गया था वो किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनका मानना ये था कि जो भी सत्य जानने की इच्छा रखते हैं वो पुरुष स्त्री अपना घर छोड़ दें। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये मध्यम मार्गी नहीं थे। ये इनका जो नियम था वो बहुत कठोर होता था, जबकि बुद्ध जो थे वो मध्यम मार्गी थे, मध्यम मार्ग को अपनाते थे। बुद्ध के जो अनुयायी थे। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। अब देखिए यहाँ पर कोटेशन दे दिया, तो ये कोटेशन डाल देगा और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था। ये कथन किससे संबंधित है। हमारे यहाँ दिवाली अभी भी मनाई जा रही है, तो ये कथन किससे संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये महावीर से संबंधित है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्होंने अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, अर्ध मागधी या प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी, या अर्ध मागधी भी कहीं देगा आपको। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। यानी वो भिक्षा मांगते थे और बिल्कुल सादा जीवन, साधारण जीवन जीते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आप सभी को पता है श्वेतांबर और दिगंबर इन्हीं मतलब जैन धर्म से ही संबंधित थे। ये 2 संप्रदाय थे, जैसे श्वेतांबर, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर जो थे ये
आकाश को अपना वस्त्र मानते थे। आगे देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहकर भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ये पीढ़ी का फैक्ट है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि इसमें जो जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं करनी थी, यानी अहिंसा का कड़ाई से पालन करना था। तो जब खेत की जुताई करेंगे, कीटनाशक डालेंगे, तो उसमें कीड़े मकोड़े जो हैं वो मरेंगे ही, तो भी जीव की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसलिए इनके लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। और व्यापारी क्या थे? उन्हें व्यापार तो इसलिए बढ़ा वो क्या करते थे कि कृषि वगैरह से कोई मतलब था नहीं। वो इन नियमों का पालन करके प्रचार प्रसार भी करते थे। उनका व्यापार भी खूब अच्छे से चलता था, क्योंकि अहिंसा का भी पालन किया गया था इसमें। तो जो बैल वगैरह हैं, जो कृषि में जो यूज होते हैं पशु, उनका भी वो नहीं होता था, वध नहीं किया जाता था। तो इससे कृषि भी बढ़ा, और जब कृषि बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि अधिशेष बढ़ेगा, तो लोगों का व्यापार बढ़िया होगा। इसलिए व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन ज़्यादा किया था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। ये तो इनके लिए था, ये किसान जो थे इनके लिए। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रहीं। अब ये आपका पीटी का फैक्ट है कि कई शताब्दी तक तो ये मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। और वल्लभी में क्या हुआ था? तो वल्लभी में द्वितीय जैन सभा या जैन समिति, जो भी कहिए, जैन संगति या कहिए, सभा कहिए, तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष वो थे क्षमा श्रमण। प्रथम कहाँ पर हुआ था? प्रथम भी देख लेते हैं। प्रथम आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। इनके जो अनुयायी कहलाएं वही कहलाएं श्वेतांबर। और भद्रबाहु के अनुयायी कहलाते दिगंबर। अब महावीर ये संघ के बारे में देखेंगे। संघ पर आने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें से फैक्ट क्या क्या निकलेंगे यहाँ से जैन धर्म से। तो आपको अपने नोट्सों में तो यहाँ पर लिखना जैन धर्म। यहाँ पर आप संस्थापक लिख देंगे, तो वो यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को लिख लेना है कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और ये जो महावीर थे, वर्धमान महावीर, ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म हुआ था, वो हुआ था 540 BC, यानी ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था। 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये भी पूछ लेता है, कई बार पूछा है। वो थे
पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। बाकी यहाँ से आपको लिख लेना है कि वज्रसंघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो किस कुल से संबंधित थे? कुल आपको लिख लेना है लिच्छवी। लिच्छवी। इस तरीके से आप नोट्स को बना करके एक बार लिच्छवी, इस तरीके से एक बार आप नोट्स बना करके खुद एक काम कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी उसमें जो कमी वो होगा वो आपको ऐड करके दे दिया जाएगा। एटलीस्ट आप कोशिश तो कीजिए पहले खुद के लेवल पर नोट्स बनाने की, चाहे जैसे भी आए आप स्टार्ट कीजिए। अब संघ को देखते हैं। संघ में क्या है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो संघ नामक संगठन दोनों लोगों के द्वारा बनाया गया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध नियम से संबंधित है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। ये भी आपका बहुत अच्छे से दिया है, इसका भी घुमा सकता है कि केवल पुरुष रहते थे, केवल स्त्रियां रहती थीं, या दोनों साथ रहते थे। इस तरीके से सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से यानी आज्ञा लेनी पड़ती थी, बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब यहाँ पर इस एक लाइन में क्या है, यहाँ पर क्या आपको निकल करके क्या मतलब बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे? तो कह सकते हैं यहाँ पर पितृ सत्तात्मक समाज को दर्शा रहा है, ये समाज को दर्शा रहा है। ये नियम पुरुषों के लिए क्यों नहीं, स्त्रियों के लिए ही क्यों? भाई पुरुष भी तो जाते होंगे संघ में, ऐसा तो है नहीं कि केवल स्त्री जाती होगी। तो पुरुष के लिए ये नियम क्यों नहीं बनाया गया कि वो जब जा रहे हैं तो अपने पत्नी से अनुमति लें? यहाँ पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, बस यहाँ पर तो यही लिखा गया है कि स्त्री जो थी उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, अनुमति लेनी होती थी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। मैं बार बार शिक्षा पढ़ दे रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है ये, कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। ये आपको याद रख लेना है कि कौन कौन शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ये तो खैर याद करने वाली चीज़ नहीं है कोई। यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्ले गुफा कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, बस इतना ध्यान रखना है। बिहार क्या होता था, तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अब यहाँ पर ये शब्द आपको पकड़नी है। यहाँ पर अस्थायी निवास है, यहाँ पर अस्थायी निवास ना करके धीरे से बीच में कर देगा स्थायी निवास। तो अगर आप ध्यान से इस शब्द को नहीं पढ़ेंगे तो गलत करके चले आएंगे पक्का। तो आपको ये भी देखना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी सड़ल स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया
तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। अब यहाँ पर आ गया स्थायी। स्थायी तो ये परिवर्तन कब हुआ है? समय आगे बढ़ने के साथ। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो ये भी आपका फैक्ट है। आरंभिक जो विहार थे वो लकड़ी के बनाए गए थे, पत्थर के नहीं थे, और फिर ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये है कार्ले। यह एक बहुत ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियां की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी से प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। यह आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि उसमें दे देगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो बनी रहती थी, वो त्यागते नहीं थे। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको कि वो त्याग देते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यह आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि धनी व्यापारी है तो उसका भूमि नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी बोली गई है कि स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु भिक्षुणियों लोगों से शिक्षा देते थे। तो जब कोई आपदा आता है, ये भी GS 4 में आ जाएगा आपका, जब आपदा आता है तो उससे हम कैसे निपट सकते हैं? तो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा लोगों की हेल्प करके, जैसे भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ उपलब्ध करवा करके भी इस चीज़ से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसको हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब बौद्ध और जैन लोकप्रिय हो रहे थे, तभी ब्राह्मणों ने भी आश्रम व्यवस्था का विकास करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो ये दे देगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसको आपको देख लेना है कि इसका मतलब ये नहीं कि लोग यहाँ पर आए ध्यान करें, इसके लिए नहीं था। ये जीवन के एक चरण से संबंधित था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ये 4 आश्रम आप लोग याद कर लीजिएगा। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया बात बोला। हम लोगों ने पिछली जो NCERT की क्लास थी उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखा था कि वेदों का अध्ययन करने का अधिकार किसको नहीं था? तो शूद्रों को नहीं था। शूद्रों और स्त्रियों दोनों को नहीं था। शूद्रों और स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य के अंतर्गत 3 चीज़ों को लिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। इसमें शूद्र नहीं है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। यानी गृहस्थ में जब वो रहते थे, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। यानी वानप्रस्थ जो था उसमें क्या है कि अपने वन में तो रहते थे लेकिन अपने घर आ जा सकते थे, लेकिन सन्यासी बनने के दौरान इन्हें सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यहाँ पर भी आपका वही चीज़ निकल के आ रही है, पितृसत्तात्मक समाज को यहाँ पर भी दर्शा रहा है ये चीज़। आगे आते हैं। ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। बाकी आप लोग इसका मतलब समझ लीजिएगा।
इसका मतलब क्या है अच्छे से ये आपको देख लेना है। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहीं से आपका सोच जो है वो विकसित होगा। अब यहाँ पर दिया है कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो सबसे पहले ही तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम देखें इसका आंसर, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कि अपनी शिक्षा ही प्राकृत भाषा में दी। अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, जो कि आम लोगों की वहाँ के आम लोगों, आम जनता की भाषा थी। दूसरा कैसे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको, उस पर आंख बंद करके आप लोग भरोसा मत कीजिए, बल्कि उसके बारे में खुद सोचिए, खुद सोच विचार कीजिए। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिए अपने लेवल पे। फिर सही गलत का वाक्य बताओ। तो बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, ये तो गलत है, क्योंकि अहिंसा के खिलाफ थे वो, सॉरी हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा पे बल देते थे। फिर दूसरा है कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का महत्व बढ़ गया, सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि आपका जो जीवन है प्लस आने वाला जीवन, उसके हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। फिर है कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया, सही है। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं, ये गलत है, क्योंकि वो वास्तव में नहीं मानते थे, काफ़ी सोच विचार करते थे, फिर थक हार कर अंततः यानी अंत में जा करके स्वीकार करते थे कि हाँ भाई चलो मान लेते हैं कि जो है आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो ये गलत है, वास्तव में नहीं मानते थे। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? इन शब्दों से आप कितने सारे शब्द लिख सकते हैं। तो शिक्षाएं क्या थी कि यदि सत्य जानना है तो गृह त्याग अनिवार्य है। सत्य जानना है तो घर को छोड़िए आप। फिर अहिंसा का कठोरता से पालन करने के लिए बोलते थे, करना। किसी जीव की हत्या ना करना, किसी जीव की हत्या ना करना, क्योंकि जीवन सभी को प्रिय। तो ये इनकी शिक्षाएं थी। ये क्वेश्चन हो गया आपके। फिर है अगला कि अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? तो सिंपल सी बात है, बुद्ध की कहानी से परिचित मतलब बुद्ध के उपदेशों, शिक्षाओं, सिद्धांतों, नियमों, इन सारी चीज़ों को सीखना, इन सारी चीज़ों के बारे में शिक्षा लेना, बुद्ध की कहानी जानना। फिर है कि क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क से उत्तर दीजिए, कहाँ आसान था, क्योंकि वहाँ तो स्त्री को अपने पति से अनुमति लेना जरूरी होता था। दास था, उसको अपने राजा से, या जो दास थे जहाँ पे काम करते थे वो उनसे लेते थे, बच्चे अपने माता पिता से लेते थे। तो आसान नहीं था, कुछ लोग जाने देते होंगे, कुछ लोग नहीं जाने देते होंगे। तो इस तरीके से करके आप अपनी आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जितना ही आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या करता है कि जितना ही वीडियो को लाइक मिलता है तो उस वीडियो को आगे करता है। मतलब कोई भी बच्चा अगर सर्च करेगा NCERT तो उसको मतलब यूट्यूब वीडियो को डाल देता है जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।